चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होता है, चाइल्ड को क्या क्या रिस्क होते हैं और एक्चुअली में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या आता है, उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चाइल्ड एब्डक्शन, जो बच्चे लापता हो जाते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेना, ये कितना कॉमन है आज के समय में। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनी होती है ना, 1098, ये सारे नंबर्स हैं। शेल्टर होम्स होता क्या है, किन लोगों के लिए यूजुअली वो पर्पस है और वो कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं? बच्चे दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, CCL, चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि विरुद्ध बच्चे। अच्छा। एक बच्चा होता है CNCP, चिल्ड्रन नीड प्रोटेक्शन ऑफ केयर। नवजात शिशु ही रहा होगा, वो लावारिस दिखे, तो उस केस में अगर किसी को ऐसा दिखता है तो उनको क्या करना चाहिए? ये एडॉप्शन जो है, ये क्या चाइल्डलेस पेरेंट को ही मिलता है? अगर कोई बच्चा 16, 17, 18 साल का होने जा रहा है और वो इस प्रकार का अपराध करता है जो जघन्य अपराध है, तो उसको नाबालिग नहीं बालिग मान के बड़ों की तरह उस पर केस का ट्रायल चलता है। शहरी परिवार में काम करने के लिए बच्चों को रखा जाता है घरों में, क्या वो इलीगल है? और क्या जो काम में रखे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर रखता है, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई की जाए। अगर आपको कंप्लीट पावर एक दिन के लिए मिले तो बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम आप क्या उठा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट एपिसोड पर आपका स्वागत है। जैसे मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं कुछ नए सोसाइटी की जो नए चैलेंजेस हैं, नई स्टोरी है, वो ऐसे स्टोरीज जो यूजुअली आम तौर पर जो सोशल मीडिया के जो ट्रेंडिंग पेजेस है उससे अनछुए रह जाते हैं, बट हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है उन सारी चीज़ों पर बात करना। इसीलिए आज का जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। हम सब सेलिब्रिटीज़ की बात करते रहते हैं, दिन भर हम स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करते हैं, हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पर शायद ना हम, ना हमारी मीडिया और बहुत हद तक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उस चीज़ों को मिस कर देते हैं, एंड दैट इज़ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन की राइट्स। इसीलिए आज के इस एपिसोड में मेरे साथ है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट मिस्टर सोनल कुमार गुप्ता जी, जो छत्तीसगढ़ चाइल्ड कमीशन के एक्स मेंबर भी रह चुके हैं, और उनके पास इतनी सारी एक्सपीरियंस है क्योंकि इनकी लाइफ, क्योंकि इस डिस्कशन से पहले मैं उनके बारे में स्टडी कर रहा था, मैं उनसे मिला। ही हैज़ डेडिकेटेड हिज कंप्लीट लाइफ टूवर्ड्स दिस सर्विस ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होता है, चाइल्ड को क्या क्या रिस्क होते हैं और एक्चुअली में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या आता है, उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद हम ओवरलुक कर देते हैं, वो सारे कुछ आज हमको मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। एंड सोनल कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले बताइएगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, लाइक हाउ आप इस पर्टिकुलरली चाइल्ड कमीशंस वगैरह क्षेत्र में कैसे जुड़े आप? देखिए, यह मेरे लाइफ का एक सुनहरा अवसर था। पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ और समाज से जुड़े विषयों पे हमारा ध्यान लगातार बाय प्रोफेशन रहता था। 2021-22 में एक ऐसा सुअवसर आया कि कुछ प्रभावशील लोगों के संपर्क में आने से हमें राज्य की एक संवैधानिक संस्था जो बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए काम करती है, उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पिछले 3 साल में हमने अपने प्रयास से समूचे छत्तीसगढ़ राज्य, अपितु भारत के कोने कोने में छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग के कार्य को प्रचारित किया और स्थापित किया। इस प्रकार से लगातार बीते 3 सालों में मेरा पूरा ध्यान, मेरे एक एक जीवन का कीमती पल और समय मेरे पास पहुंचने वाले उन बच्चों, उन माता पिता, उन आवेदकों को रिलीफ दिलाने में मेरा समय गया, और ये मेरे जीवन की बेशकीमती पूंजी है। सो जैसे आप कह रहे हैं कि उन बच्चों की जो आवेदक है या फिर उनकी जो चुनौतियां हैं, ऐसे कौन सी बड़ी चुनौती है अगर हम देशव्यापी हम बात करें बच्चों को लेकर, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है,
जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं आज के समय पे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है और बड़ी इसकी विस्तृत समीक्षा है। ओके। संक्षिप्त में उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आज जो बढ़ते हुए बच्चे, जो सशक्त भारत की मजबूत जो रीढ़ की हड्डी है, नींव है, वो है बच्चे। क्योंकि आज जो बाल्यकाल में आज जो बच्चे, यही कल के माता पिता हैं, यही कल के पेरेंट्स हैं, यही कल के प्रशासक है, शासक है, यही कल के जनप्रतिनिधि है। तो इनकी जब जड़ें मजबूत होंगी तब इसका लाभ और इसका फल संपूर्ण हिंदुस्तान को और आने वाले पीढ़ी को मिलेगा, क्योंकि कल के नेतृत्व करता यही है। आज के जो बच्चे हैं, सबसे ज्वलन समस्या की आप बात करें तो हमारे और आपके जेब और हाथ में है जो चीज़ें हैं, मोबाइल। आजकल जो बच्चे उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं, तमाम तरह के विषय और आपको समस्याएं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, टीवी में देखने मिल जाएंगी। ऐसे कई जघन्य अपराध हो रहे हैं, ऐसे कई बच्चे जो समय से पहले अपने मुख्य मार्ग से भटक रहे हैं, उसका बड़ा कारण है सोशल मीडिया। इससे बच्चों को हमें बचाना है। समय से पहले आवश्यकता से ज़्यादा जानकारी होने से इसका दुरुपयोग हो रहा है और बच्चे अपने कैरियर गाइडेंस से और मुख्य धारा से भटक के अपने राह को छोड़ रहे हैं, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सशक्त भारत की मजबूत कड़ी वो नहीं बन पा रहे हैं। परिणाम यह आता है कि वो अपने मुख्य धारा से भटक जाते हैं और जिस ऊंचाइयों को निर्धारित समय में उनको पाना है वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो उनके जन्म देने वाले माता पिता पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपने बुढ़ापे की मजबूत लाठी है एक बच्चा होता है माता पिता का, और उसको जो ग्रोथ पाना है ऊंचाइयों को, वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाता। आप इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका हल क्या है? क्योंकि ये तो एकदम फैला, लाइक मोबाइल जो है उसको कैसे कंट्रोल करें या फिर उसके एक्सपोजर्स को कैसे हम नहीं, बिल्कुल ये अव्यावहारिक नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए आपके इस चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को बता दूं, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने उनके संसद में एक कानून पारित किया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। और इसके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक को निर्देश दिया है कि आप ऐसे एक्सेस बनाएं कि 16 के नीचे के बच्चे, अंडर 16 के बच्चे इसको यूज ना कर सके, ओपन ना कर सके, इसको सर्च ना कर सके, इसमें विजिट ना कर सके। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सख्त से सख्त कानून है, वो कंट्री और सरकार उस प्लेटफॉर्म पर बड़ी जुर्माना लगाएंगी। कोई भी प्रयास हम करते हैं तो उसका पूर्ण रूपे फलीभूत होना संभव नहीं होता। एक निश्चित परसेंटेज तक वो जाता है, तभी उसका लाभ अपने को मिलता है। कोई चीजों को जड़ से समाप्त करना ये संभव बहुत मुश्किल होता है, पर आज प्रयास करेंगे तो एक औसतन बहुत अधिक मात्रा पे उसका परिणाम आपको 1 दशक 2 दशक के बाद दिखेगा। कुछ आपके अनुभव में है ऐसा कुछ जो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेप ले लिया हो? मुझे समझ में आता है कि नाम वगैरह पहचान तो अब नहीं डिस्क्लोज कर सकते यहाँ पे, लेकिन एक उसको वो करते हुए, कंसील करते हुए, ऐसा कुछ चीज़ें जो मतलब वो आपको सीधा दिखा हो कि ये जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया से प्रभावित होकर इन्होंने ये काम किया है या फिर वो भटके हुए हैं। देखिए, मेनी टाइप्स ऑफ केसेस बाल आयोग के पास आते हैं, पर हमारे पास जो प्रकरण रहते हैं उसमें उस 18 साल के बच्चे, मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू लॉ व्हाट इज चाइल्ड, ओके, गर्भ से लेके 18 साल तक जो है वो बच्चा है कानून के अनुसार, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बच्चों के स्कूल से जुड़े इशू, बच्चों के माता पिता के पृथक हो गए तो उनके राइट्स, उनके प्रोटेक्शन की इशू, जो सीएनसीपी बच्चे हैं उनको मिलने वाले फैसिलिटी और उनके फ्यूचर प्लानिंग की इश्यूज, जो सीसीएल बच्चे हैं उनके जीवन में अवेयरनेस लाने की इश्यूज, इस तरीके से बहुत सारे विषय और मामले हमारे पास आते हैं। सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के बच्चे ने कदम उठा ले, ये चीजें देखने हमें अखबारों में और मीडिया में मिलती है। ओके। जिस प्रकार से आप देखेंगे एक दौर आता है, जैसे एग्जाम का एक टाइम आता है, फिर एग्जाम के रिजल्ट का एक मंथ आता है। निश्चित रूप से भारत के हर कोने के पेपर में रिजल्ट आने के बाद कोई ना कोई बच्चा अवसादग्रस्त होकर अपने जीवन को त्याग देता है।
ये कहीं ना कहीं परिवार के प्रेशर के साथ साथ सोशल मीडिया की चीज़ें हैं। अन्य कोई किया रहता है, वो चीज़ें सर्कुलेट होकर उसके तक पहुंचती है, वो उससे प्रभावित होता है कि मैं ऐसा कदम उठा लूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, इससे मेरा परिवार को ये प्रभाव पड़ेगा और मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। तो कई बार अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने के बदले बच्चे इन खबरों से गलत चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, गवर्नमेंट के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्या कानून है, और ये कानून दरअसल सच में इम्प्लीमेंट होता है या सिर्फ कानून बनकर रहा हुआ है और ये ग्राउंड पे आता है कि नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत देश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन संसद में यह कानून पारित होकर 2005 में आके 2006 में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में 2009 में ये प्रभावशील हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद निरंतर प्रभावशील और समाज में सुधार के लिए अपनी मजबूत भूमिका निभाने वाले लोगों के हाथों में इसका नेतृत्व रहा। और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कि धारा 13, 14, 15 के तहत आयोग को सिविल शक्तियां प्राप्त हैं। ओके। हमें न्यायालय के समान किसी प्रकरण को सुनने का, सुओ मोटो का, न्यायालय में विचारांत किसी प्रकरण के दस्तावेजों का अध्यक्षेप करने का, आरटीई एक्ट की मॉनिटरिंग करने का, ओके, और बच्चों से जुड़े सारे विषय में मॉनिटरिंग करने का, विधि विरुद्ध जो बच्चे हो गए उनके प्रकरणों की समीक्षा करने का, सीएनसीपी जो बच्चे जिन होम्स में रह रहे हैं, ओपन होम्स है, सीएनसीपी क्या है? मैं आगे को चीजों को स्पष्ट करूंगा। इन सारी चीजों का मॉनिटरिंग का पावर हमको है। ओके। और निश्चित रूप से व्यवस्था और कानून बने तो समाज सुधार और बेहतरी के लिए बने हैं। आपकी क्वेश्चन का सार ये है कि जो इस विषय पर काम कर रहा है और अपना 100% दे रहा है, वो कितनी हॉनेस्टी से उस विषय को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, इस पे आते। कानून तो सशक्त भारत के लिए और उज्जवल भारत के नव भविष्य बच्चों के लिए ही बने हैं, पर इस पे बेहतर काम करने की जरूरत है। हमें लगता है हमने अपने राज्य में अपने समय में बेहतर प्रयास किया है और तंत्र का, शासन प्रशासन का, सरकार का हमें पूरा सहयोग इस पे मिला है। ओके। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी जैसे हाल में हमारी आपकी चर्चा हुई कि जैसे आप और हम भी बड़े हुए हैं, उस समय लैंडलाइन हुआ था, ट्रेन। अब बच्चे मोबाइल हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि माता पिता आज के इस भागा दौड़ की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं या अपने आर्थिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था में कि प्रॉपर जो कॉन्सेंट्रेट करना है उनको अपने बच्चों के ऊपर, वो नहीं कर पाते। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपके और हमारे घर पर होगा, क्योंकि बच्चों के सारे विषय जो होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल नॉलेज कानून से ज्यादा भावनाओं से जुड़े होते हैं। सही कह रहे हैं। हम बिजी रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, हमारी खुद की अपनी व्यवस्था है। बच्चा आता है, रिजल्ट आउट होता है, पापा देखिए मेरा रिजल्ट देखिए, हम मोबाइल पे रहते हैं, हाँ बेटा वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, पापा मेरे नंबर देखिए, वाओ दैट्स गुड। हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान कहाँ है? मोबाइल पे। आज हम भी इतने व्यस्त हैं मोबाइल पे कि बच्चों को जो प्रॉपर समय देना है, बच्चों से हमेशा आपको धैर्य से बात करना चाहिए, बच्चों से हमेशा आपको आंख से आंख मिला के बात करना चाहिए। क्या होता है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। आप अगर हर बात में उनकी ध्यान न देंगे, हर चीज में रोका टोकी करेंगे, तो उसके मन में क्या आएगा कि यार मैं जो करता हूँ गलत हूँ क्या, मैं जो करता हूँ महत्वपूर्ण नहीं है क्या। तो भविष्य में उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना है वो कहने की क्रेक होगा। इससे उसके डिसीजन लेने की क्षमता में दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो समस्या बच्चों के साथ पेरेंट्स में भी है कि मोबाइल को एक साइड रख के निर्धारित 24 घंटे में एक निर्धारित समय बच्चों के साथ वार्तालाप करें, उनकी दिनचर्या के बारे में बात करें, बढ़ती हुई बच्ची तो उनके बारे में बात करें, उनके पढ़ाई के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में, उनके बाहर के माहौल के बारे में बात करें। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो बच्चे भी अपना जो देखते हैं वो करते हैं। बच्चे वो भी अपना समय लैपटॉप में, सिस्टम पे, टैबलेट में गुजारना पसंद कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रही। एक बार मैंने देखा, अध्ययन करते रहता हूं मैं, मेरा शौक है, तो यूरोप कंट्री में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। उसके ओनर ने बड़ा सुंदर दिमाग लगाया समाज सुधार के लिए। उसने कहा
कि आप हमारे यहाँ विद फैमिली आइए और एक बॉक्स रखा हुआ है, अपने सेल फोन को 1 आवर 2 आवर के लिए वहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए, आपकी जो फूड की बिल होगी उसमें मैं 10 से 20% आपको माइनस कर दूंगा। वो पैसे कम क्यों लगा रहा है? कि परिवार में प्रेम बढ़े। जो परिवार के सदस्य यहाँ व्यंजन का आनंद उठाने आते हैं वो आपस में घुल मिल के बातें भी करें। नहीं तो होता क्या है, घर के डाइनिंग टेबल में आप और हम बैठते हैं तो किसी का फोन अटेंड करते हैं, कोई चैटिंग करते रहते हैं, कोई रिप्लाई करते रहते हैं, कोई मेल करते करते हैं और इधर खाना भी खाते रहते हैं। ये ज्वलंत विषय है। इस पे ध्यान आकर्षण और सुधार की जरूरत है। हम पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी कहते हैं, गायत्री परिवार, हम बदलेगा युग बदलेगा। और दूसरों को आप खुद पे इम्प्लीमेंटेशन चालू कीजिए, इसका परिणाम आपको दिखेगा। हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो मूल छत्तीसगढ़ है वो आप कुछ 5 या 6 जिले की बात कर रहे थे, जो वहाँ पर लोगों जो बच्चों के जो राइट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं। मूल छत्तीसगढ़ कहने का मेरा आई मीन से टू डेट कि हम जब छत्तीसगढ़ के विकासशील शहरों में आते हैं तो हम जब ट्रेन मार्ग से प्रवेश करेंगे तो राजनांदगांव जिले के बॉर्डर से प्रवेश करते हैं और रायगढ़ पे उड़ीसा टच होते हुए हम निकल जाते हैं, इधर महासमुंद निकल जाते हैं, बिलासपुर। लेकिन जो मूल छत्तीसगढ़ मतलब जो छत्तीसगढ़ की जड़ें रही हैं वो आदिवासी रहे हैं और उनका जो निवास की बहुताया वो इलाका है आज भी वो बस्तर है। तो बस्तर के जो 7 जिले हैं मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कांकेर से लेके कोंडागांव से लेके जगदलपुर से लेके बीजापुर से लेके अंदर तक मैं जाके देखा तो वहां मैंने ये पाया कि जो विकासशील शहरें हैं मुख्य मार्ग में, सड़क मार्ग में, रेल मार्ग के संपर्क में, इनकी अपेक्षा जब आप तुलनात्मक के विषय को उठाएंगे, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, वहां पर उस चीज की सुविधा का थोड़ा कमी है। तो जो बच्चे हैं, हमारा सब्जेक्ट बच्चे हैं, हम समाज में एज अ मेंबर ऑफ कमीशन बच्चों को देखते हैं। मैंने ये पाया कि मैं कुछ हॉस्टल्स गया, होम्स गया, जहां पर बच्चे रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं। पोटा केबिन बोलते हैं उसको, आप अगर सर्च करेंगे वहाँ बच्चे नियाज भी करते हैं, पढ़ते भी, शासन सुविधा देके उनको पढ़ाती भी, लिखाती भी, खेल कूद भी कराती है और उनको बाहर भी भेजती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। खेल कूद में भी हम प्रमोट करते हैं। तो कई बार हमारे सिस्टम के कुछ ऐसे गैर जवाबदार लोग होते हैं जो सुविधाओं के सही इम्प्लीमेंटेशन में अपनी हॉनेस्ट भूमिका नहीं निभाते। सरकार तो फंड और सहयोग पूरा देती है। मैं आपको बताते हुए काफी मुझे खुशी हो रही है कि मैंने 2 सरकारों के कार्यकाल में काम किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के और देश के भी अपीति होंगे, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और नेता बच्चों जैसे संवेदनशील मामले में बहुत गंभीर होते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि लापरवाही नहीं करता, वो अपना 100% सपोर्ट बच्चों के उन्नति प्रगति के मामले में पूरा देते हैं। सरकारें पूरी तरीके से संवेदनशील होती है। तो बस्तर में मैंने पाया कि कुछ जगह में, एक हॉस्टल में गया मैंने, वाटर कूलर फटा हुआ है, ओके, बाथरूम, लेडीज बाथरूम की गेट आधी टूटी हुई है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, रहने वाले बेड्स कम है, जबकि फंड पर्याप्त है। सरकार फंड देने में कमी नहीं करती बच्चों के प्रगति उन्नति के लिए। जो वहां पर पदस्थ हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, जिनको सुविधाओं की जरूरत है, जिनको प्रपोजल भेजना है ऊपर, जिनको मंगाना है, वो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। फिर हम जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर डिस्कस करते हैं और वो चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही आयोग के द्वारा जानकारी ऊपर जाती है तो संबंधित जिला प्रशासन, संबंधित सरकार तत्काल उस चीज़ों को पूरा करता है। इतना तो है कि बाल आयोग के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, ट्राइबल, पुलिस, बच्चों के मामले में जितने बार हमने जो मदद और सहयोग की चिट्ठी दौड़ाई तो वो पूरी तत्परता से उस मामले में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई। आप ना अभी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी संवेदनशील है बच्चों को लेकर, लेकिन मेरा एक चीज़ जो मैं, और ये हम शहर में देखते हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर रायपुर में देखते हैं, जो ट्रैफिक चौक पर बहुत सारे जो वो बैगर्स हैं वो बच्चों को लेकर घूमते हैं। और ये तो मतलब गवर्नमेंट या पुलिस या कोई भी हमारी सरकारी मशीनरी का सबसे पहले नज़र में आना चाहिए। वहाँ पर का नियम क्या है, पहले मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में नियम क्या कहता है कि क्या इस प्रकार से चीज़ें लीगल हैं
और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर इट सकते? इज अगेंस्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके। ये तो ठीक है, हाँ। बाल श्रम जो है विधि विरुद्ध है। अब छोटे बच्चों से श्रम नहीं करा सकते। जैसा कि देखा जाता है कुछ शहरों पे कि माता पिता छोटे छोटे बच्चों को अपने टांगे वांगे रहते हैं और लोगों से वो कांच वाच खोल के खटखटा के चौक चौराहों पे कुछ पैसे या मांगते रहते हैं। निश्चित रूप से जब जब बाल श्रम दिवस मनाया जाता है और हमारे पास सूचना आती है या लेबर डिपार्टमेंट में सूचना जाती है, लेबर इंस्पेक्टर के पास, हर जिले में हमारा एक डीसीपी होता है जो बहुत ही डायनेमिक और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो इस पर कार्रवाई होती है। ट्रैफिक वाले भी इस पर कार्रवाई करते हैं। कई जगह आर्थिक संघर्ष और पारिवारिक वातावरण भी बच्चों को समय से पहले मुख्य धारा से मोड़ देता है। कार्रवाई भी होती है, उनको होम्स भी लाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम किया जाता है। फिर माता पिता के अनुरोध पे उनको दे भी देते हैं, क्योंकि भावनाओं का विषय है, बच्चों का विषय रहता है। तो इसको नियंत्रित करने का, रोकने का प्रयास किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अन्य जगह की अपेक्षा ये परसेंटेज बहुत कम है। ओके। जब आप बाहर स्टेट में जाएंगे आप देखेंगे बड़े बड़े जगहों पर, चाहे वो कोई टूरिज्म पैलेस हो या कोई धार्मिक स्थान हो या कोई पर्यटन की जगह हो, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग, क्योंकि मैं देखा हूँ तपती धूप में औरत जो है बच्चे को अपने क्योंकि वो सिंपैथी गेन करना चाहती है ना वहाँ पर पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो बच्चे है, बच्चे को देखकर लोग सिंपैथी, लेकिन जो बच्चे को नहीं मालूम ना वो किस टॉर्चर तो बच्चा हो रहा है वहाँ पे। और ये देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए। इस समाज का दुखद पहलू है, लेकिन एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके जन्म के परिवार और उसके मेहनत पे डिपेंड करती है, उसके वातावरण पे। बट नियम के हिसाब से तो ये इलीगल हुआ है ना। प्रयास किया जाता है रोकने का, अगर कोई बच्चे को लेकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप उसी समय सोचिए भावनात्मक रूप से और ग्राउंड लेवल से सोचिए, हम उस बच्चे को अलग करके कुछ समय के लिए उनको समझाएं भी, डांटे भी, बच्चे को होम्स में रख दें, तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, बोलते हैं। और एक बच्चे को 2 साल 4 साल के बच्चे को अगर वो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए उनके माता पिता कुछ कर रहे हैं, बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं कर रहा है, बच्चा भीख मांग रहा है, तो प्राइमा फेसी वो अगेंस्ट ऑफ लॉ है। लेकिन अगर माता पिता गोद में लेके घूम रहे हैं तो किस हद तक उसको समझाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, पर किसी बच्चे को उसकी माँ से छीना तो नहीं जा सकता। सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनी होती है ना, 1098, ये सारे नंबर्स हैं। इस कितने कॉल्स आप लोग देखते हैं और किस टाइप के जो केसेस हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं? आपको संपूर्ण भारतवर्ष में केंद्र सरकार की फैसिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की संपूर्ण भारतवर्ष में एक नंबर चलता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग ने भी एक नंबर चालू किया, 1800233055। इस पर भी हमने रेंडर देके काम करा है। ये इसका हमने प्रचार भी किया, इसको स्कूल में जाके हमने लोगों को बताया। नंबर पहुंचाने का उद्देश्य ये रहता है कि आज भी हम बस्तर की बात किए, बेसिकली हमारे यहाँ के बच्चे सीधे सरल होते हैं, विषय को उठाने में, लड़ने में, भिड़ने में, तर्क करने में कहीं ना कहीं जो बच्चियां होती वो 2 कदम शुरुआत में पीछे रखती है, जो स्वभाव का हिस्सा नहीं होता। तो ऐसा उनके साथ ना हो, वो अपने स्वभाव के कारण अपने अधिकारों से वंचित ना हो जाए। कोई उनका शोषण, उनको लगता है हम थाना कहाँ जाएंगे, हमसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, गुड टच बैड टच कर रहा है, हम किसको कंप्लेन करेंगे। तो जब उनकी जानकारी में चीजें रहेंगी तो वो दहाड़ के बोलेंगे और विरोध करेंगे और शिकायत करेंगे। और हम सरकारी सिस्टम के लोग, चाहे आयोग हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, प्रबंधन हो, स्कूल हो, जो भी उनके पास संपर्क में आएगा वो उनके बचाव के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रॉपर अकॉर्डिंग टू लॉ अपनी भूमिका निभाएगा। तो हमारे टोल फ्री नंबर 1098 में एक घटना हुई थी बस्तर की। एक बच्ची का फोन आया एडमिट कार्ड के संबंध पे। अच्छा। कुछ इशू था शॉर्ट अटेंडेंस का। हमारा विषय रहता है कि हमारे पास जो बच्चा है कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिले, उसके विधिक अधिकारों की रक्षा हो। कई बार नियम कायदे से परे जाकर भी उसको मदद पहुंचानी पड़ती है। अधिकारों और शक्तियों से बाहर जाकर भी, कागज पत्रों से बाहर निकल कर भी, टेलीफोन करके भी उनके मदद पहुंचाना हमारा ध्येय और स्वभाव मेरा व्यक्तिगत रूप से रहता है। हमने जिला प्रशासन से संपर्क किया, शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया, उनको निर्देश सहित आग्रह किया कि
कि भी बच्ची को सहयोग किया जाए। सुखद परिणाम ये रहा कि उसको एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो कई बार चीजें इस प्रकार से पहुंचती है और एग्जाम में एक दिन का समय था और एक दिन पहले सूचना आई थी। उस टेलीफोन का सुख ये मिला हमें और बच्ची को कि हम उसको त्वरित राहत दे पाए, क्योंकि चिट्ठी और कागज के माध्यम से चीजें आती तो हो सकता है उसमें समय लगता तो बच्ची परीक्षा से वंचित हो जाती। इस प्रकार से लाभ मिलता है। अच्छा, आपने क्योंकि ये स्कूल वाली बातें आपने वो किया, मैं जानना चाह रहा था कि स्कूल में बच्चों को मारने पीटने का केसेस क्या आज भी है, मतलब प्रचलन में है? ऐसा आपको नोटिस में आता है ये सारी चीजें? RTE एक्ट की धारा 13 है और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 17 है। 13-17 धारा आप जब देखेंगे, एक तो किसी शिक्षण संस्था में बच्चे को शारीरिक या मानसिक दंड देना अवैध है, कानून के विपरीत है। किसी स्कूल में पहले क्या होता था कि बच्चों को एडमिट लेने के पहले एक परंपरा चल पड़ी थी, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करते थे। क्या होता है, क्या नॉलेज आता है। कई बार तो माता पिता का भी टेस्ट लिया जाता था। आप उस 4 साल 5 साल 3 साल के बाल्यकाल अवस्था में उस बच्चे के भविष्य की, उसकी योग्यता का अंदाजा लगा के उसको उसके अवसर से वंचित नहीं कर सकते। इसलिए मैंने धारा 13 और 17 आप जब ये अध्ययन करेंगे तो पाएंगे तो ये दोनों चीजें हैं कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं ले सकते हैं और आप बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड बिल्कुल दे नहीं सकते। देंगे तो आप पर ही कार्रवाई होगी। और क्या ये चीजें घर पर माता पिता पर भी लागू होता है? क्योंकि देखो माता पिता तो हमेशा यही कहेंगे ना कि हम बच्चों के अच्छाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, माता पिता के दंड का स्वरूप प्रताड़ना नहीं होता। वो उनको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत उनके माता पिता संरक्षण के गार्जियन हैं। लेकिन जब टॉर्चर या मार का रूप जघन्य हो, कोई ग्रीवियस इंजुरी हो जाती है, तो निश्चित रूप से जानकारी आने पे कानून कार्रवाई करेगा। किसी को इस बात की छूट नहीं कि आपके स्वयं का जन्म दिया हुआ बच्चा है तो आप उसके साथ कोई अपराध कर सके। निश्चित रूप से कानून कार्रवाई करेगा। ये तो हुई चलो फिजिकल उसके, लेकिन आजकल के माता पिता बहुत सारे अपने मेंटल एक्सपेक्टेशन, अपनी जो एम्बिशन है वो बच्चों पर डालते हैं। और इनफैक्ट देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आजकल यही है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहा है, कोई IITs में डालना चाह रहा है और वो प्रेशर डालता है। इस पर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे मुद्दे पर आप जा रहे हैं और ये भी समाज का बहुत ज्वलंत क्वेश्चन होता है। क्या होता है, सामान्य तरह से आप और हमारे बीच भी लेंगे जब चर्चाएं होती है, हम किसी लक्ष्य को अपने जीवन पे नहीं पा पाते, या हम किसी हाइट या ऊंचाई को जो हमारा टारगेट है तो उसको हम अचीव नहीं कर पाते, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, हम उसमें उस पल को, उस वक्त को जीना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और जब इसकी हम सामान्य चर्चा घर में खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे के मन में क्या आता है, प्रभाव पड़ता है। यार पापा तो ऐसा बोलते, मम्मी तो ऐसा बोलती, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है पृथक से, और हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है और वो उसी में एंजॉय करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट वाले फील्ड में उस आदमी को जाना चाहिए। तो ये चीजें जरूर आती है, हमारे और आपके घर में भी होती है कि हम अपनी मनपसंद की चीजें, जब हमारा उद्देश्य उसको प्रेशर क्रिएट करना नहीं रहता है, वो इट इज पार्ट ऑफ डिस्कशन, चर्चा का विषय रहता है। लेकिन जो छोटे बच्चों के मन होते हैं ना, वो कोमल होते हैं, उसके हृदय में ये बात बैठ जाती है, यार डॉक्टर बनने बोल रहे थे, यार IPS IAS बनने बोल रहे थे, तो मैं इसी दिशा में बढ़ूंगा। और उसके साथ साथ माता पिता क्या बोलते हैं, अच्छा नंबर लाना, इतना स्टैंडर्ड में आप रैंक आना चाहिए, इसके नीचे आपके परसेंटेज नहीं आना चाहिए, ये अभी नीचे आएगा तो आगे फिर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो वो अदृश्य एक टारगेट उनके दिमाग में उनकी इच्छा के विरुद्ध पेरेंट्स के इच्छा के हिसाब से बन जाता है। और जब कहीं वो उनको सही मेंटल हेल्थ की जानकारी नहीं मिलती और वो कहीं पर असफल होते दिखते हैं, तो इसी का दुष्परिणाम ये होता है कि कई बार अनचाहे हाथ से होते हैं। ये हमें भी समझना है, आपको भी समझना है, सुनने वाले को समझना है, सबके साथ समस्या है। और ये कोई सुनियोजित विषय नहीं है, ये तो क्या है, व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसको हमको तब्दीलियत करने की जरूरत है। हम संस्कार अच्छे देंगे, हम शिक्षा अच्छी देंगे, निश्चित रूप से अपने पैरों में खड़े होगा, परिवार, धर्म और समाज के प्रति अपनी बहती महती भूमिका और कर्तव्य वो निभाएगा। पर फील्ड उसको उसके इंटरेस्ट और उसकी योग्यता के हिसाब से चूज करने देना चाहिए, तो जीवन का ज्यादा आनंद वो लेगा भी और माता पिता को भी उसका सुख मिलेगा, परिवार भी गौरवान्वित निश्चित रूप से होगा।
सही कह रहे हैं सर। मेरे को ये जानना है कि आप चाइल्ड कमीशन से जुड़े रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हादसा है जो आपको एकदम अंदर तक कोर, मतलब ऐसा लगा हो शायद कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस हद तक किसी बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ सकती होगी, और वो आपने देखा हो, उनकी मदद किया हो? देखिए, परेशानी टाइप्स ऑफ टू, हाँ। एक तो मानसिक, एक शारीरिक। हम्म। शारीरिक परेशानी का अगर मैं बोलूँ तो जब मैं कमीशन पे आया तो एक ऐसी घटना मेरे सामने जो हृदय विदारक थी। मैं भावुक हूँ स्वभाव से। काम भी कुछ बेहतर इसलिए कर पाया कि अंतरात्मा से सोचता हूँ मेरा खुद का बच्चा है। दूसरे के दर्द को जब तक आप खुद फील नहीं करोगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आप दे नहीं पाओगे। मुझे उस कुर्सी के साथ जस्टिस करना था। माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मुझे इतनी बड़ी भूमिका मिली थी संविधिक पद में काम करने की, तो मुझे जस्टिस करना था। शारीरिक तकलीफ की बात करेंगे, रायपुर जिले के एक स्थान में राष्ट्रीय पर्व के समय फ्लैग होस्टिंग की तैयारी में एक बच्चे को संस्था प्रमुख के द्वारा फ्लैग टांगने के लिए चढ़ा दिया गया। और जब वो पाइप राड और जिस जगह पे वो चढ़ रहा था तो वहां पर करंट सर्कुलेट हो गया और उसका बाएं हाथ जल गया, क्षतिग्रस्त हो गया करंट से। वो 14 वर्षीय बच्चा था, 9वीं 10वीं का। इतना बुरा क्षतिग्रस्त हुआ कि उसका लेफ्ट हैंड काटना पड़ गया। मीडिया के माध्यम से, जानकारों के माध्यम से ये विषय हमारे पास आया। या पूछने इसलिए बता रहा हूँ, चर्चा करने वाली या लाभ लेने वाली ये कोई बातें नहीं है। इतना दर्द हुआ कि एक बच्चा, अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। एक माता पिता का बच्चा, चाहे कोई पूंजीपति हो चाहे कोई श्रमिक हो, औलाद तो औलाद है, माता पिता तो माता, हृदय और दिल तो सबका एक समान है। वो साइकिल नहीं चला सकता, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो अच्छी शर्ट नहीं पहन सकता, वो जिम में बॉडी नहीं बना सकता। उसकी शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे तो बोलेंगे एक हाथ नहीं है। जीवन में कुछ श्रम नहीं कर सकता, बुलेट और बाइक नहीं चला सकता, कार ड्राइव नहीं कर सकता। ईश्वर ने उसको सब कुछ दिया था और मानवीय गलती, लापरवाही का उसको छीन लिया अपन लोगों ने। उसके माता पिता पे क्या गुजरती होगी जब एक माता पिता बच्चे को जन्म देके उसके एक एक इंजेक्शन लगवा के, उसके एक एक कपड़े ला के, उसको रात के अपनी बाहों में सुला के, उसको माता खाना खिला के, दूध पिला के, नहला के जब बड़ा करती ना, ये दर्द को किसी पत्थर जुबान से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसी जैसे फील करने की चीजें हैं। ममतत्व प्रीतत्व का भी उतना ही महत्व है। और एक आपके हमारे बच्चे को सुई भी लग जाए, दर्द भी हो जाए, कहते हैं ना डॉक्टर अपने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आंसू आ जाते हैं भाई साहब। आदमी दुनिया में नहीं हारता पर अपने घर में आता है, घर में हारता है। इसके सैकड़ों उदाहरण है, भारत में यहाँ देने योग्य नहीं है। बड़े बड़े लोगों के आंसू अपने घर पे और अपने वारिसानों के पास आए हैं। और किसी का बच्चे का हाथ कट जाए, हाथ कट जाए मतलब पूरी तरीके से पृथक हो गया हाथ, एक उंगली नहीं कटी, हाथ कट गया लेफ्ट हैंड का। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ज्यादा शक्ति तो मेरे पास थी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ अधिकार तो था नहीं, पर जो जितना हमको मिला था हमने पत्र व्यवहार किया, शासन के संबंधित डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया, संबंधित अस्पतालों में उसके इलाज के लिए प्रयास किया। फिर एक कृत्रिम हाथ की व्यवस्था उसकी हो पाई। वो भी कोई बहुत ज्यादा उसके लिए सुखदायी विकल्प नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कुछ नहीं से कुछ तो किसी के लिए कर पाए। पर आज भी उस विषय को याद करता हूँ, उस बच्चे को याद करता हूँ। वो पिताजी मेरे पास आए थे, उनके शब्दों को याद करता हूँ तो जीवन में ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार में ऐसा किसी के साथ ना हो। जिनकी गलती से हुआ उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हुई, जो उनको अकॉर्डिंग टू लॉ होना था वो उनके साथ कार्रवाई भी हुई। बच्चे को हम जितना रिलीफ दे सके हमने प्रयास भी किया। कुछ भी कर ले पर ईश्वर से मिला जो प्राकृतिक हाथ वो उसको लौट के। ये विषय मेरे लिए भूलने योग्य नहीं है, सदैव दर्द विद्यमान रहेगा। अच्छा, इसमें आपको ये भी फर्क दिखता है क्या कि जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा असुरक्षित हैं या फिर शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं? इस प्रकार से भी कुछ आपको फर्क दिखता है? देखिए, शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बड़े बड़े गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों में हम जब फीस देते हैं
तो प्रॉपर केयर भी होती है, देख रेख भी होते हैं, माता पिता भी अवेयर होते हैं, स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर भी घटनाएं तो हर जगह होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, दूर दराज इलाकों में एक तो बच्चियों के साथ गुड टच बैड टच की स्थिति आती है। जैसे कि मैंने बताया, सरल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ज्यादा शिकायत करने वाले स्वभाव के लोग नहीं होते, और अवेयरनेस नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि हम कहाँ जाएं। अब किसी बच्ची के माता पिता श्रमिक हैं, छोटे किसान हैं, उसके साथ कोई स्कूल में उनके साथ बैठा हुआ कोई समकक्ष बच्चा या उनका कोई टीचर उनसे गलत तरीके से टच कर रहा है, दुर्भावना कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो वो बच्ची के मन में पहला क्वेश्चन आता है, इसको मैं रेस कहाँ करूं, शिकायत को किस फोरम में बताऊं। माता पिता उतने सक्षम और शिक्षित नहीं होते कि अधिकारों के लिए लड़ सके या कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर सके। बच्ची के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। अधिकार तो उनके भी हैं, सुरक्षा तो उनको भी मिलनी है, पर कहीं ना कहीं दुरुस्त होने के कारण, पहुंच से दूर होने के कारण कई विषय हमारे पास नहीं आते। फिर भी आयोग का मीडिया के माध्यम से और स्वयं खुद के सिस्टम के हिसाब से यह प्रयास होता है कि हम छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचे और उनके अंदर आत्मबल लाएं कि हम सरकार का सिस्टम, सारे लोग आपके साथ हैं। तो चीजें आती हैं, पर छत्तीसगढ़ देखा जाए तो इतना ज्यादा कुछ यहाँ पर ऐसा विषय नहीं है। बस्तर में कुछ एक घटनाएं होती रहती है, क्योंकि कुछ पिछड़ापन है, कुछ बच्चों के जो हॉस्टल्स अगर में जो बच्चियां रहती हैं, कई बार उनकी गर्भवती होने की घटना सामने आती थी, तो तत्काल आयोग भी कार्रवाई करता है, सरकार भी सुपरिटेंडेंट के ऊपर एक्शन लेती, निलंबित करती है, और बच्चों को अवेयरनेस लाया जाता है कि कैसे आप सुरक्षित रहें और समय से पहले अपनी मुख्य धारा से ना भटकें। जिस उद्देश्य से सरकार ने आपको रखा है, अपने करियर और अपने जीवन के ग्रोथ में ध्यान दें। हमारी पुलिस सिस्टम प्रॉपरली ट्रेंड है बच्चों के अधिकारों को लेकर, और अगर उनके साथ कुछ शोषण के ऐसे कुछ शिकायत आती है तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाने के लिए? अकॉर्डिंग टू लॉ प्रत्येक थाने में एक ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर होगा, जो बच्चों से जुड़े विषय पर उसको लीड करेगा और उस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस पे एक्शन करेगा। अगर कोई बच्चा अपराध में लिप्त हो जाता है गलती से, या कोई बच्चा वहां पर एप्लीकेंट बन जाता है जिसके साथ क्राइम हो गया, तो हर थाने में एक प्रशिक्षित ASI रैंक का अधिकारी होना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसको बच्चों से जुड़े विषय को बच्चों के समान हैंडल करने आए। कुछ जगह थानों पे तो अलग से बच्चों के लिए कमरे भी बने हैं। डिपेंड करता है सरकारी मशीनरी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के ऊपर कौन कितनी ऑनेस्टी से उस विषय पे ध्यान लगा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सही बात है। चाइल्ड एब्डक्शन, जो बच्चे लापता हो जाते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि उठाईगिरी हो जाती है, कुछ हो जाते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेना, ये कितना कॉमन है आज के समय में? क्योंकि हमें लगता था, क्योंकि आजकल ऐसे सच में देखो तो न्यूज़पेपर में उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, बट क्या आप, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप इस पर काम करते हैं, क्या ये अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है? कुछ दिन पहले इस पे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से खबर लगाई थी। मानव तस्करी, जो मिसिंग बच्चे होते हैं, हमारे जो जसपुर का क्षेत्र है, अकॉर्डिंग टू आवर डाटा, इस जो रांची वगैरह से लगा जसपुर तरफ का जो बगीचा वगैरह का इलाका है, इस इलाके से इस प्रकार की शिकायतें ज्यादा आती थी कि बच्चियां चली गई, मिस हो गई। कई बार रिपोर्ट मंगाई गई। जो मेरी जानकारी है वो ये आई कि माता पिता अज्ञानता, आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए कई बार बच्चियों को खुद भेज देते हैं। और कई बार बढ़ती हुई बच्चियां कुसंगति, गलत मित्रता, गलत संरक्षण और गलत जानकारी अभाव में कुछ दो पैसा कमाने जा रहे हैं, या उसको बोल दीजिए कुछ रोजगार करने जा रहे हैं, ऐसा करके उनको वो बाहर किसी के साथ चली जाती हैं, ग्रुप और समूह में। कई बार आप मीडिया पेपर में खबरें पकड़ेंगे, अभी भी बिहार से जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ बच्चों को लाया गया था, 30 से 40 बच्चियों को। अच्छा। ले जाया किसी और उद्देश्य से जाता है, ढकेल कहीं और दिया जाता है। तो पुलिस इसके लिए ऑपरेशन मुस्कान एक
चलाती है ऑपरेशन, हम्म, उसके तहत पुलिस ने काफी मात्रा में छत्तीसगढ़ के बच्चों को जानकारी मिलने के बाद वापस लाया है। तो मिसिंग जो होते हैं इसमें अपहरण के केसेस कम होते हैं। अच्छा। जो हमने देखे हैं, हाँ हाँ। जो हमारी जानकारी में अभी तक आए हैं, कई बार ये पेरेंट्स की सहमति से हैं और कई बार बच्चे बड़े होने के बाद अपनी कुसंगति ओके ये चले जाते हैं। और जब इनको लगता है कि हम दलदल में फंस गए, हमको बताया कुछ और गया था और हो कुछ और रहा उनके जीवन में, तो फिर जब संपर्क करते हैं प्रशासन से, पुलिस से, कमीशन से, तो निश्चित रूप से तत्काल त्वरित कार्रवाई करके उनको खोज कर उनके सुरक्षित स्थान पे उनके पेरेंट्स के पास लाने का काम हम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत सारे शहरी परिवार में काम करने के लिए बच्चों को रखा जाता है घरों में, वो 18 साल से कम रहते हैं वो, और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि इसमें पेरेंट्स की भी सहमति होती है उन बच्चों की, लेकिन अगर किसी को ऐसा पता चलता है तो वो उन पर एक्शन लिया जा सकता है? क्या वो इलीगल है? और क्या जो काम में रखे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल, कई बार ऐसे विषय आते हैं कि कोई सम्भ्रात परिवार है या कोई बड़ा वर्ग है, आर्थिक धनाढ्य परिवार है, तो वो अपने रोजमर्रा की चीजों की आवश्यकता और केयर टेकर के रूप में रख लेते हैं। काम तो करते हैं, 15 साल के बाद कुछ ऐसे विषय हैं जहां आवश्यकता के लिए आप उस जगह पे अपनी सेवा दे सकते हैं। आप किसी माइनिंग में काम नहीं कर सकते, आप किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे विषय जहां पर आप अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई परिवार किसी बच्चे को बंधुआ मजदूर बना के रखता है, बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर रखता है, और ऐसा विषय अगर हमारे पास आता है, चाहे वो सिस्टम का कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से आयोग का, महिला एवं बाल विकास विभाग का, लेबर डिपार्ट का, सिस्टम की पूरी जवाबदारी है कि उस जगह से उसको मुक्त करके उसके विधिक संरक्षक के पास पहुंचाया जाए, और जिसने ऐसा गलत कार्य विधि विरुद्ध किया है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप कह रहे हैं बंधुआ, वो अगर उनके इच्छा के विपरीत, लेकिन क्योंकि वो 18 से कम है, उनको उनकी इच्छा तो कानून कैसे, यूजुअली उस समय तो उनके जो गार्जियन होते हैं उनकी इच्छा को उनकी इच्छा मान दी जाती है। नहीं, जैसे कि मैंने बताया, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद कुछ ऐसे जगह और विषय हैं जहां पर रोजगार और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए आपकी सेवा हो सकता है। आप किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, आप किसी खान में काम नहीं कर सकते जहां आपकी जीवन को खतरा है, कोई आप भीख नहीं मांग सकते, उम्र से पहले कोई आप ड्राइविंग या ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। पर कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर आप परिवार की आवश्यकता को देखते हुए आप अपनी उपस्थिति दे सकते हो। लेकिन ये मजदूरी तब तकलीफदायक है जब आपको इच्छा के बंधुआ विषय ऐसे आते हैं कि वो बड़े साहब के यहाँ या बड़े व्यक्ति के यहाँ वो काम कर रहा है और काफी समय से उसको प्रताड़ित करके रखा जाता है, छुट्टी नहीं दिया जाता, घर जाने नहीं दिया जाता, अपने परिवार से बात कराने नहीं, क्योंकि उनको भी डर होता है घर वाले को कि वापिस जाएगा तो नहीं आएगा या नहीं आएगी। और ऐसी कोई शिकायत आती है, बीच में एक दो कार्रवाई हुई भी है बड़े बड़े घरों पे कि फिर बच्चे को मुक्त कराया गया है और जिसने रखा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी हुई शिकायत पे। अच्छा, गवर्नमेंट बहुत सारे शेल्टर होम्स चलाती है ना। शेल्टर होम्स होता क्या है, किन लोगों के लिए यूजुअली वो पर्पस है और वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? देखिए, आप पुराना विषय था आपने उठाया था कि बच्चे दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, CCL, चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि विरुद्ध बच्चे। अच्छा। एक बच्चा होता है CNCP, चिल्ड्रन नीड प्रोटेक्शन ऑफ केयर, जिन बच्चों को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम CCL में चलते हैं। जो बच्चे 18 साल के कम उम्र के रहते हैं और अशिक्षा, अज्ञान और कुसंगति और सामाजिक संघर्ष के नाम से किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं या कोई अपराध कर देते हैं, तो उनको हम ला के, जो प्रत्येक जिले में एक JGB होता है, कोर्ट, वहां पर एक प्रिंसिपल जज होते हैं, JGB कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, 2 सदस्य होते हैं जो समाज से आए हुए होते हैं, उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। संप्रेक्षण गृह है प्रत्येक जिले में, वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है।
कस्टडी में रहते हैं बच्चे सरकार के, उनके खाने पीने, देख रेख, उनकी पढ़ाई, उनकी जानकारी की व्यवस्था की जाती है, उनका ट्रायल चलता है, दोष मुक्त होने पर वो बरी होते हैं। अच्छा। हम सभी जा के वहाँ विजिट करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपने समय के जीवन के महत्व को समझिए, अपने परिवार और देश के प्रति अपनी जवाबदारियों को समझिए और गलत धारा से हटें, मुख्य धारा में आए, रोजगार का रास्ता पकड़ें। अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसको सुधारें। कानून ये कहता है अगर छोटा बच्चा कोई अपराध में संलिप्त होता है या उससे कोई अपराध हो जाता है, हीनियस क्राइम को छोड़कर, ओके, जेजे एक्ट में 2015 में संशोधन हुआ, हाँ हाँ, निर्भया कांड के बाद, हाँ हाँ हाँ, अगर कोई बच्चा 16, 17, 18 साल का होने जा रहा है और वो इस प्रकार का अपराध करता है जो जघन्य अपराध है, तो उसको नाबालिग नहीं बालिग मान के बड़ों की तरह उस पर केस का ट्रायल चलता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, सिंपल क्राइम कर दिया है किसी मामले में, तो उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का हमने काम, उसके लिए संप्रेक्षण गृह होते हैं, उनके अंदर सेफ्टी होम भी होते हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी भी होते हैं। अब एक बच्चा होता है CNCP, चिल्ड्रन इन प्रोटेक्शन ऑफ केयर। इनके लिए हर जिले में क्या संस्था होती है? CWC, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अगर ऐसे बच्चे आपको मिल गए स्टेशन में, आप पुलिस अधिकारियों के बच्चा बैठा हुआ है लापता या गुमशुदा है, बस स्टैंड में कोई बच्चा बैठा हुआ जिसे कोई संरक्षण नहीं, अचानक कोई बच्चा माता पिता से विरक्त होकर घूम रहा, ट्रेन में आना जाना कर रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर पुलिस को मिल गए, प्रशासन को मिल गए, विभाग को मिल गए, तो वो उसको ला के जिले की CWC, जो भी एक वैधानिक संस्था, उनको भी विधिक शक्तियां होती है, उनकी समिति के सामने प्रस्तुत करता है। वो फिर शहर में संचालित जो होम्स होते हैं, जो आप कह रहे थे, खुला आश्रय, बाल आश्रय, बालिका गृह, कुछ सरकार चलाती है, कुछ रजिस्टर्ड NGO चलाते हैं, वो फिर उनको वहां शिफ्ट कराते हैं। और उनकी जो बेसिक आवश्यकता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई, उनके खाना पीना, उसकी व्यवस्था वहां पर होती है। हमारे जिले के DCP और हम सब उन संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, कौन रह रहा है, कैसा रह रहा है, किसकी क्या जरूरत है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। फिर जब क्लियर हो जाता है कस्टडी कहाँ रहेगी, कोई माता पिता क्लेम करते हैं या किसी के माता पिता हैं ही नहीं, तो सरकार उनके प्रगति उन्नति की पूरी व्यवस्था करती है। तो ये होम्स इस काम में आते हैं। ये इसी तरीके से वो भी काम करता होगा ना, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा जहाँ पर एक छोटे नवजात शिशु ही रहा होगा 1.5-2 महीने के आसपास के, और वो लावारिस दिखे। तो उस केस में अगर किसी को ऐसा दिखता है तो उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी को ऐसा समझ ये में भी आता एक समाज का दुखद पहलू है। हाँ। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में साख खोल दिया गया है दत्तक अभिकरण संस्था, एडॉप्शन सेंटर, जहां बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं। आज बढ़ते हुए समाज में इतना अवेयरनेस फैलाने के बावजूद कुछ ऐसी दुखद पहलू और घटनाएं हैं जिसको समाज के लोग से बहुत दूर है। वो बहुत से लोग तो इस पहलू को जानते भी नहीं, उन संस्थाओं को देखे भी नहीं है। अच्छा। हमारे शहर में भी है और हर जगह भी है। कुछ बच्चे गलत संबंधों के कारण अवैध पैदा हो जाते हैं। आप अक्सर पेपर में पढ़ते होगे कि बच्चे को नाला में बहा दिए, बच्चे को मंदिर में रख दिया, फलाना कचड़े के ढेर में एक छोटा बच्चा रोते हुए पाया गया। तो ये जो इनलीगल रिलेशन होते हैं और इनको अवेयरनेस नहीं होता, गर्भधारण हो जाते हैं, अब बच्चे को जन्म देना रहता है, शादी हुई नहीं रहती, समाज से बचने के लिए बच्चे को अपने पास रख नहीं सकते, तो ये छोड़ छाड़ के, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बना दत्तक अभिकरण संस्था। वहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ सरकार के आदेश से आप जाके देखेंगे तो बड़ा आपको भावुक हो जाएंगे आप। मैं भी हो गया था पहली बार देखा। एक झूला रहता है, उस झूले पे एक बेल लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति ला के किसी बच्चे को वहां पर वो रख सकता है, छोड़ सकता है, घंटी हो जाके जा सकता है। अगर वो पहचान बताना नहीं चाहता है तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार होती है। सरकार की उस संस्था, वहां के केयर टेकर, वहां के लोग और विभाग उस बच्चे को खाना, कपड़ा, दूध, झूला, खिलौना, पढ़ाई, एक घर जैसा वातावरण देता है। लेकिन एक बच्चे का सर्वांगीण विकास सिर्फ और सिर्फ परिवार में संभव है। कोई भी सुविधा, कोई भी योजना बच्चों को परिवार नहीं दे सकती। जब मैं पहली बार देखने गया तो मैं बिलासपुर गया था, मुझे चीज अवेयर नहीं था। मेरे आंसू आ गए। मैंने घर में आके बताया कि हम एक बच्चे को 10 लोग घर के लोग पालते हैं, हाँ मुन्नू, हाँ लाला, ब्लैंकेट उड़ा के, और वहां 10-10, 20-20 बच्चे, 4, 5, 10 केयर टेकर के हाथ में परिवार तो नहीं मिल सकता ना। इस समाज का सबसे मार्मिक और दर्द भरा दृश्य है।
अभी वर्तमान में मैं कर्नाटक गया हुआ था, मैंने इस दृश्य को वहां पर भी देखा। तो ये बच्चे इस प्रकार के जो आपको मिल जाते हैं, ये ऐसी जगह पे इनको रखा जाता है। फिर जो कारा के वेबसाइट में एडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन जाता है गोद लेने के लिए, ये यहीं के बच्चे डिसाइड होते हैं। पहले ये पावर कोर्ट को थी, केसेस पेंडिंग होने के नाम से व्यवस्था को बदलते हुए अब ये पावर जिलाधीश को दिए गए हैं। जिलाधीश डिसाइड करते हैं किस बच्चे को किसको एडॉप्शन को देना है, कौन सा एप्लीकेशन वैलिड है, क्या मोटा मोटी क्या देखना पड़ता है जब अब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं? ये है कि लेने वाले को वास्तव में बच्चे की जरूरत है कि नहीं। ओके। कोई बच्चा लेके उससे कोई गलत कार्य तो नहीं कराएगा, उसके खुद के बच्चे हैं कि नहीं है, ओके। उसका पारिवारिक जीवन कैसा है, वो किसी गलत उद्देश्य से तो बच्चे को नहीं ले रहे हैं। एक सामाजिक रिपोर्ट भी विभाग से मंगाई जाती है। अच्छा। पहले इसको डिसाइड करने में समय लगता था, पर अभी जल्दी डिसाइड हो रहे हैं। कारण क्या आता है, अगर किसी के बच्चे के भाग्य में अच्छा परिवार लिखा है और आप एप्लीकेशन आज लगा रहे हैं और डिसाइड 2 साल के बाद हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति उस समय सुदृढ़ थी आवेदक की, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन को भी देखा जाता है कि उसकी इनकम और आवक और रहन सहन कैसा है, बच्चे को क्या सुविधा देगा। और 2 साल का उसकी पोजीशन खराब हो गई। जिस बच्चे को घर में एसी कूलर में सोना था या परिवार के पास रहना था, वो किसी सेंटर में पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको त्वरित निराकरण किया जाता है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान रखा जाता है। तो ये एडॉप्शन जो है, ये क्या चाइल्डलेस पेरेंट को ही मिलता है, या फिर जैसे समझ लीजिए किसी एक के पास, एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि लड़का है और उनको लड़की का नीड है, या फिर वो एक उसमें मतलब दया के भाव से ही, मतलब समाज के भाव से ही एक को अडॉप्ट करना चाहते हैं, 2 है, एक खुद का हुआ दूसरा। जनरली ऐसा होता कम है। ओके। जो चाइल्डलेस होते हैं वही बच्चे की इच्छा रखते हैं, और कोई अच्छा बच्चा उनकी जानकारी में आता है सेंटर पे, तो उसके लिए विधिवत वो एप्लीकेशन मूव करते हैं। ओके। अपन अगर नेचुरल लॉ पे और वास्तविकता में धरातल में जाएं, तो जिनके पास बच्चे होते हैं वो ऐसा प्रयास करने से बचते हैं। Okay. ऐसा प्रयास ज्यादातर ऐसा प्रयास नहीं होता है। तो जिनके पास बच्चे नहीं होते, वो ही इस प्रकार के ज्यादा आवेदक बनते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उपकार और परोपकार की भावना से भी कुछ लोगों के जीवन को संवारते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था कि किसी को लगता है इनकी कि संख्या किसी कम है। इनकी संख्या कम है। कम है। जो डेटा हमारे पास आता है गवर्नमेंट के से, लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, सेफ्टी को लेकर, क्या वो डेटा कंप्लीट है, या फिर जो डाउन लेवल पर चीज़ें और भयावह है या बेटर है? देखिए, डेटा जैसे अभी हमने हाल ही में PHQ को पत्र भेजा था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2000 बीते वर्ष में छत्तीसगढ़ की राज्य की परिधि में बच्चों से रिलेटेड कितने अपराध दर्ज हुए जिसमें बच्चे पीड़ित हैं। एक आंकड़ा आया हमारे पास। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने मामले आ रहे हैं। अच्छा। आयोग के संज्ञान में होने वाले अपराध के कम से कम 10% मामले भी आ रहे हैं, तो हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। अच्छा। क्या होता है, जिससे किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, छेड़खानी हो गई, रेप हो गया, उसको मिलने वाला कंपनसेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, स्टेट लीगल सर्विस के माध्यम से उसको क्षतिपूर्ति राशि भी मिलती है, कंपनसेशन भी मिलता है, उसको प्रॉपर लीगल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने भी एक नया रूल्स कॉन्सेप्ट लाया जो छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सपोर्ट पर्सन का। ओके। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जब घटना घट जाती है ना, तो परिवार प्रभावित हो जाता है और वो समाज में मान सम्मान के पीछे पड़ जाता है और इस लड़ाई को लड़ने में कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो विक्टिम होती है उसका जीवन खराब हो जाता है और हमको उसको कानूनी न्याय के साथ साथ उसके मेंटल हेल्थ को भी देखना रहता है, कहीं वो अपने जीवन को नुकसान ना पहुंचा ले, उसकी समाज में प्रतिष्ठा वापस कैसे आएगी। तो एक सपोर्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट आया है। हर जिले में लगभग 4 से 5 नियुक्ति होगी। CWC के नियंत्रण में, उनके नेतृत्व में, उनके मॉनिटरिंग में वो काम करेंगे और ऐसे मामले आएंगे जिसमें अगर ये विक्टिम जो बच्चे हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, कानूनी मदद जो चाहिए, अगर परिवार कहीं करने में असहाय या असक्षम या पीछे हट रहा है तो वो उस बच्ची को देंगे। ओके। अभी तक जब आप काम कर रहे हैं चाइल्ड कमीशन में, जब तक थे और आपने काम किया,
कोई एक, वैसे तो आपने बताया कि गवर्नमेंट वगैरह या फिर यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि सब कोई अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है अपने हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसा पल जो बहुत निराशाजनक, फ्रस्ट्रेटिंग लगा हो कि ब्यूरोक्रेसी या फिर नियम की वजह से कुछ आप मदद करना चाह रहे होंगे बट वो हो नहीं पा रहा था, ऐसा भी कुछ सिचुएशन डेवलप होता है? बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा कार्यकाल और हमारा समय ऐसा रहा कि कई बार नियम से परे जाके भी हमने लोगों को मदद करने का, लाभ पहुंचाने का काम किया व्यक्तिगत इंटरेस्ट और प्रयास से। ऐसा कभी नहीं हुआ और ये मैं अति उत्साह में भी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक भी विषय नहीं। मुझे खुद कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे पास कोई आवेदक पीड़ित या जान पहुंचा मदद मांगने, मैंने आवश्यकता से अधिक बढ़कर एफर्ट्स लगाकर त्वरित उसको रिलीफ देने का प्रयास किया है और कभी सरकारी सिस्टम से असहयोग जैसी बातें मेरे साथ कभी पैदा नहीं हुई। अगर एक वो करते, वैसे तो जितना मैंने समझा आपके पास काफ़ी पावर रहा है और आप पावरफुल हैं और आप अपने शक्ति अनुसार सभी कुछ तरीके से ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट पावर एक दिन के लिए मिले तो बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम आप क्या उठा सकते हैं? देखिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो मेरे विचार में आती है, अगर मैं किसी प्रमुख पद में हूं या मेरे पास बजट या राइट्स हो, तो एक चीज होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा बजट है पर ये होना चाहिए बच्चों की सुरक्षा। देखिए, बच्चे आपके और हमारे पास रहने के बाद कहाँ रहते हैं? शिक्षण संस्था में, स्कूल में रहते हैं। दो जगह बच्चे का समय स्पेंड होता है, एक तो परिवार में, दूसरा स्कूल में। स्कूल में जब बच्चे रहते हैं तो वो माता पिता की नजरों से दूर होते हैं। कई बार उनके साथ कुछ विधि विरुद्ध भी हो जाता है, कई बार पॉजिटिव चीजें भी होती है जो माता पिता देख नहीं पाते। तो एक अच्छा विकल्प मेरे मन में है कि आजकल हम अपने घरों में कैमरा लगाते हैं और उसका एक्सेस अपने पास रख लेते हैं। हम मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, विदेश भी हैं और लाइव अपने घर की एक्टिविटी, अपने ऑफिस की एक्टिविटी, अपने प्लांट की एक्टिविटी हम देखते रहते हैं। हर स्कूलों में, हर कक्षा में कैमरा होना चाहिए। उसका एक्सेस हर, आजकल तो एंड्रॉइड फोन तो कहाँ किसके किसके पास ग्रामीण क्षेत्रों पे नहीं है, सब इंटरनेट चला रहे और फोन चला रहे हैं। उनके मोबाइल में एक्सेस रहे। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचे और स्कूल से आए तो जब माता पिता अपने कैमरे में देखना चाहे वो बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है, मार पड़ रही है, प्यार कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, वॉशरूम जा रहा है, टहल रहा है, एक एक एक्टिविटी को देख सकें। इसका परिणाम ये होगा, एक तो क्राइम कम होगा, माता पिता अपने बच्चे को एक्टिविटी को देख सकेंगे, पढ़ाई के स्टैंड को देख सकेंगे, टीचरों का पूरा ग्रोथ और कॉन्संट्रेट बच्चों के ऊपर रहेगा और बहुत ही सुंदर और सकारात्मक विकसित व्यवस्था का मैसेज देश और प्रदेश में जाएगा। ये मैं करना चाहूँगा। देखिए, ये क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ओनर हैं उनको ये लगता होगा, आई थिंक, कि शायद कुछ पेरेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ही ओवर कंसर्न हो जाएंगे, उनको बार बार शायद फ़ोन करें, परेशान के हर एक एक्शन को देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कानून से हर चीजें बंधी हुई हैं। गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, वहाँ गवर्नमेंट को बजट देके लगाना है। प्राइवेट वाले अपनी व्यवस्था के हिसाब से करेंगे, लेकिन पारदर्शिता और संरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ। आई एम कमीशन ऑफ चाइल्ड। मुझे बच्चे को, मेरा सब्जेक्ट बच्चा है, मुझे किसी विषय पे नहीं जाना, मैं सिर्फ बच्चे को देखूंगा, मैं अपने विषय से हट के बात नहीं करता। तो उस बच्चे के संरक्षण, प्रगति, उन्नति प्रोटेक्ट करने के लिए अगर एक कैमरा लगा हुआ है और बच्चा जब माता पिता से दूर हो रहा है, किसी संस्था में अध्ययन करने जा रहा है और वो भी हमारी नजरों के सामने है, तो अच्छी बुरी हर चीज उनके ध्यान पे रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी और यही हमारी लायबिलिटी है, यही हमारा कर्तव्य। तो आपने पूछा आप क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास पावर रहता निश्चित रूप से ये आदेश जारी में कर देता। सही बात है। और परिवार में हम अनुशासन को लेकर बहुत सारे बच्चों पे नियम कायदे डालते हैं, उस मैटर पे एक सबसे बड़ा कोई भ्रम है जो हम सोचते हैं कि ये तो हम बच्चों के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन लंबे अवधि पर हम देखेंगे तो वो शायद बच्चों के उतने हित के लिए नहीं है। ऐसा कुछ आपके? मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि परिवार आर्थिक सामाजिक रूप से निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का, हाई क्लास हो, अब का जो समय आया बच्चों से फ्रेंडली वातावरण रखने का समय आया। हालांकि एक बच्चों को बड़ा करना और आजकल जो समाज में
असहनीय घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है। इसको लेके तो एक बच्चियों को बड़ा करना, पढ़ाना माता पिता के लिए पहाड़ जैसा दायित्व है। कुछ ऐसी घटनाएं जो एक सभ्य समाज को कलंकित कर रही है, जिसको सोचने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मानव का स्वभाव किस विकृति के साथ जी रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए और सौहार्द वातावरण रहे, मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, ताकि बच्चे अपने दर्द, अपने तकलीफ और अपनी आवश्यकता को माता पिता के साथ प्रॉपर वे पे शेयर करना चाहें, तो एक फ्रेंडली वातावरण रहना जरूरी है। मर्यादा तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। बाकी कल बच्चा अगर कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी फेस कर रहा है तो कई बार वो बता नहीं पाता, तो वो चीजें उसके मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं माता पिता से खुल के विषय को रख पाऊं। तो इससे बच्चे गलत रास्ते में जाने से बचेंगे और उनका अनचाहा शोषण भी बचेगा, रुकेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता है और हम लोग थोड़े से आज स्केड्यूल में लेट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा ये सुन रहा है इस बात को, आपकी पॉडकास्ट को, 12 साल का, 14 साल के बच्चे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने शुरुआत में चर्चा कहा कि बच्चे उम्र से पहले जो छोटे बच्चे हैं, मिडिल क्लास तक के जो बच्चे हैं, कम से कम वो बच्चे सोशल मीडिया के उपयोग से बचें, क्योंकि अभी मन और स्वभाव यह तय नहीं कर पाता कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। गलत चीज को धारण करके, अनुसरण करके वो कई बार गलत कर डालते हैं। उनको परिवार में अपमान और एक घर में अनुचित वातावरण परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, जिससे प्रतिष्ठा खराब होती है। तो बच्चे एक उम्र की सीमा तक जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक, इसमें आईडी बनाना, इसमें अपलोड करना, इन चीजों का बहुत से दुष्परिणाम सामने आते हैं। आपको साइबर एक्सपर्ट सब बताएं। माता पिता को भी चाहिए कि कैसा भी करके बच्चों को इन चीजों से फिलहाल रोकें। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो एक काम किया है, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के देशों में धीरे धीरे ये चीज इंप्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी सशक्त भारत को लेकर चल रहे हैं। आज जो उनकी योजना फलीभूत हो रही है, हम सब उनके नेतृत्व में जो आज यहाँ पर प्रगति, उन्नति, समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं। तो नव भारत की उज्जवल भविष्य कौन है? बच्चे हैं। आज जब आप बच्चों के ऊपर काम करोगे, जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंड लेवल को मजबूत करेंगे, तो आने वाले 2 दशक 3 दशक बाद आपको इसका परिणाम दिखेगा। फिर जाके भविष्य में जो CNCP और CCL बच्चे हैं जो होम्स में रह रहे हैं, तो जब होम्स में इनके परसेंटेज डाउन होना चालू हो जाएंगे, मतलब हम अपनी दिशा की ओर सफल होना चालू हो गए। हर बच्चा अपने परिवार में है और वो सशक्त भारत का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। सोनल कुमार गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। बहुत सारे और भी सवाल हैं मन पे, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं कि जो इस चर्चा के बाद थोड़ी थोड़ी देर पर आने लगती हैं। तो मैं इस एपिसोड का अंत नहीं, एक भाग समझ के मैं आज यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। हम और मिलेंगे और इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और ये जो हमारी जो सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिसको लोग शायद कूल नहीं समझते हैं, लेकिन आप उसके लिए इतने पैशनेट हैं, उस पर हम और चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो आपका धन्यवाद कि आप इस हिस्से को, इस पहलू को छू रहे हैं समाज के, जो ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की ज़ुबान वैस वो नहीं है। बच्चे अपने हक के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, बोलते नहीं हैं किसी को, इसलिए कोई शायद सुनता भी नहीं है। लेकिन आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आपका जो दिल है उनके लिए धड़क रहा है। तो इसलिए आप हमारे पास आए और इस मैटर पर हमें अवेयरनेस किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं और हम आपसे आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के महत्वपूर्ण विषय को ब्रॉडकास्ट किया। इस विषय पे आपने ध्यान लगाया और मुझसे चर्चा करी। आप सभी समाज के सभी वर्ग जब व्यक्तिगत जवाबदारी इस बच्चों के प्रति निभाएंगे, तो निश्चित रूप से एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। So friends, this was Sonal Kumar Gupta sir, advocate and ex-member of Child Commission from छत्तीसगढ़। ये एपिसोड उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये थोड़ा सा लीक से हटकर है। नॉर्मल जो हम सोशल मीडिया में जो कंटेंट देखते हैं उससे बहुत अलग है। इसलिए आई बिलीव कि आपको ये जो आज का जो एपिसोड है काफ़ी अच्छी लगी होगी। एपिसोड अच्छी लगी हो तो
इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, एंड शेयर जरूर करिएगा सो दैट ये जो अवेयरनेस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.